तो बेटा हमने परसों क्या कंप्लीट किया, सेल वॉल, ठीक है बेटा। मगर सेल वॉल में एक पॉइंट था, जब हमने कहा था सेल वॉल कब ऑरिजिन होता है, ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। और जब ये माइटोटिक सेल डिवीजन होता है हम कहते हैं टीलोफेज स्टेज। उस स्टेज को हम क्या कहते हैं बेटा, टीलोफेज, टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। क्या होता है बेटा, सेल वॉल बनता है और इसको कौन डिटरमाइन करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये जो बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये कब बेटा अपीयर होते हैं, बिटवीन, ये बेटा अपीयर होते हैं ड्यूरिंग टीलोफेज। और उसके बाद हम बेटा कहते हैं इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल से क्या बनते हैं, स्पाइंडल फाइबर्स। क्या बनते हैं बेटा, स्पेंडल फाइबर्स। और ये जो स्पेंडल फाइबर्स होते हैं ये बेटा क्या काम करते हैं, ये बनाते हैं सेल प्लेट। क्या बनाते हैं, और इसी सेल प्लेट से क्या बनता है, सेल वॉल। तो इस तरह से सेल वॉल का ऑरिजिन होता है। टीलोफेजिक स्टेज में क्या बनता है बेटा, सेल वॉल बना। टीलोफेजिक स्टेज जो सेल डिवीजन का होता है उसमें हम बेटा कहते हैं सेल वॉल ऑर्गेनाइज होता है। और इसको कौन डिटरमाइन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और हम कहते हैं बेटा ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं राइट एंगल्स में, ऑर्गेनाइज होते हैं राइट एंगल्स में। और उसके बाद फ्रैगमोप्लास्ट, फ्रैगमोप्लास्ट, ठीक है बेटा, इसकी क्रिएशन होती है। और ये फ्रैगमोप्लास्ट किनको बेटा जोड़ता है, स्पेंडल फाइबर्स को। इन स्पेंडल फाइबर्स से क्या बनता है, सेल प्लेट, उसके बाद सेल वॉल। तो बेटा ये सेल वॉल था। अब हम दूसरा आज उठाएंगे न्यूक्लियस। क्या उठाएंगे बेटा आज, न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनली, न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनली। आप सबको मालूम है न्यूक्लियस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। पहले दिन ही हमने पढ़ा, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने देखा, किसने ऑब्जर्व किया, रॉबर्ट ब्राउन। कब बेटा, 1833, जब हमने पहला लेक्चर दिया डिस्कवरी ऑफ सेल, उसमें हमने ये पढ़ा। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। कब, 1833। उसके बाद हम बेटा कहते हैं न्यूक्लियस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, न्यूक्लियस एक इंपॉर्टेंट रोल करता है सेल में भी और ऑर्गेनिज्म में भी। इट कंट्रोल्स all the activities, it controls all the activities of the cell। ये सेल की सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसीलिए बेटा hence it is known as the control center of brain, the control center or brain of the cell or boss of the cell। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं ये जो न्यूक्लियस है ये क्या काम करता है, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इसीलिए इसको कहा जाता है कंट्रोल सेंटर या ब्रेन ऑफ द सेल या बॉस ऑफ द सेल। तीन नाम इसको बेटा दिए गए। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। हम बात करेंगे यहां किस सेल की बेटा, यूकेरियोटिक सेल। किसकी बेटा, यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल का न्यूक्लियस जो होता है, यूकेरियोटिक सेल का क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस, वो बना होता है बेटा 4 पार्ट से। कितने पार्ट से बेटा, 4 पार्ट्स। पहला पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप। दूसरा बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा बेटा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। चौथा बेटा क्रोमोसोम। तो बेटा हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में हमने क्या कहा, हमने यहां किस न्यूक्लियस की बात की, यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस की। हमने कहा ये 4 पार्ट से बना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है बेटा। दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियोलस और चौथा बेटा क्रोमोसोम्स, ठीक है बेटा। अब हमने कहा पहला क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमने कहा ये डबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है बेटा, डबल मेम्ब्रेन यूनिट, ठीक है बेटा, डबल यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। और हमने कहा इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम्स। और बेटा इन दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवलप डबल मेम्ब्रेन है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, डबल मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान कितनी स्पेस होती है, 150 एंगस्ट्रॉम्स वाइड। उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और हमने कहा द वाइडनेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज 300 to 1000 एंगस्ट्रॉम्स। उसके बाद हम बेटा कहते हैं ये जो हमारा पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, ठीक है बेटा, हम कहते हैं इस न्यूक्लियर एनवलप पे, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं प्रेजेंट, न्यूक्लियर पोर्स। क्या होते हैं प्रेजेंट बेटा, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स, जिनका काम क्या होता है बेटा, जो एलो करते हैं, क्या करते हैं, एलो, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है बेटा। हम कहते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है या न्यूक्लियर एनवलप होता है उस पे पोर्स होते हैं। उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स, जिनका काम क्या होता है, ये एलो करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मींस या न्यूक्लियर फ्लूइड, ठीक है बेटा। उसके बाद हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है बेटा, इट डिसअपीयर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स मतलब खत्म होना, डिसअपीयर होना। कब, डिसअपीयर्स एट लेट प्रोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। जब बेटा सेल डिवीजन का एक फेज आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोफेज, तब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो चुकी होती है। वही हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स एट लेट प्रोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। प्रोफेज पे ये खत्म हो जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये एक स्टेज पे पहुंच के खत्म होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोफेज स्टेज। इसका मेन काम क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, इट मेंटेन्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेंटेन्स, ठीक है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेंटेन्स द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रिलेशनशिप। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान एक रिलेशन क्रिएट करना। द आउटर मेम्ब्रेन और outer unit of
nuclear membrane, the outer membrane or outer unit of nuclear membrane is continuous with the ER का मतलब बेटा मालूम है क्या है यहाँ? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या बेटा? जो अनदर सेल ऑर्गन ली है। हम कहते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर लेयर होती है या आउटर मेम्ब्रेन होती है वो अटैच होती है, कंटिन्यूअस होती है किसके साथ? ER के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। The metabolites present in the perinuclear space. The metabolites present in the perinuclear space. जो मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं किसमें बेटा? पेरीन्यूक्लियर स्पेस में। और ऑल्सो थॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हम कहते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, जो आउटर लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन यूनिट, वो कंटिन्यूअस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। और मेटाबोलाइट्स जो प्रेजेंट होते हैं किसमें बेटा? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। व्हाट इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस? द स्पेस बिटवीन outer layer and inner layer of nuclear membrane is called perinuclear space, or also thought to be distributed through the ER। मतलब वो भी फैले है, कहां तक फैले है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन provides attachment sites। ये जो बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या प्रोवाइड करती है? अटैचमेंट साइट्स, जहां पे बेटा सब्सटेंसेस क्या होते हैं? अटैच होते हैं। अटैचमेंट साइट्स फॉर क्रोमोसोम्स। किसके लिए बेटा? क्रोमोसोम्स के लिए। फॉर क्रोमोसोम्स ऑन द इनर फेस, मगर मेम्ब्रेन के इनर फेस से। एंड टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स etc. on the outer face, It also participates in the membrane flow. It also participates in the membrane flow. तो बेटा क्या हमें समझ आया अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से? हमने बेटा कहा ये जो हमारी ईक्योरोटिक सेल होती है, हमने यहां ईक्योरोटिक सेल के न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिया। हमने कहा जो ईक्योरोटिक सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला मेन पार्ट हमने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है बेटा। दूसरा मेन पार्ट हमने क्या कहा? दूसरा मेन पार्ट हमने कहा न्यूक्लियोप्लाज्म।
तीसरा न्यूक्लियोलस, और फोर्थ वन हमने क्या कहा बेटा, क्रोमोसोम्स। ठीक है बेटा, तो अब हमने पहला उठाया जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हमने बेटा कहा ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये डबल लेयर होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम्स। और बेटा हमने कहा ये टू मेम्ब्रेन्स आपस में सेपरेट हुई है एक स्पेस से जिसको हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और उसकी थिकनेस कितनी होती है, 150 एंगस्ट्रॉम्स। उसके बाद हमने कहा द वाइडनेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज 300 to 1000 एंगस्ट्रॉम्स वाइड, इसकी वाइडनेस। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने कहा द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन्स पोर्स एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। इनका फंक्शन क्या है, दीज न्यूक्लियर पोर्स अलो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ये अलो करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। उसके बाद बेटा हमने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है कब, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब एक स्टेज आता है सेल डिवीजन का जिसको हम बोलते हैं प्रोफेज। उसके बाद हमने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या फंक्शन करती है, इट मेंटेन्स द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रिलेशनशिप, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान रिलेशनशिप को ये मेंटेन करती है। और बेटा हमने क्या कहा, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होती है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इसके साथ ये क्या होती है, कंटिन्यू। कौन सी लेयर, आउटर लेयर। उसके बाद हमने कहा जो मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट है न्यूक्लियर पेरीन्यूक्लियर स्पेस में, जो मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट है पेरीन्यूक्लियर स्पेस में वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, किससे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और बेटा हमने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है अटैचमेंट साइट्स, क्या करती है, प्रोवाइड अटैचमेंट साइट्स जिनसे सब्सटेंस अटैच होते हैं इनसाइड द मेम्ब्रेन। किन के लिए ये करती है अटैचमेंट साइट प्रोवाइड, हम कहते हैं क्रोमोसोम्स के लिए इनसाइड द मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन से, और आउटसाइड द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बाहर वाले हिस्से से, किन के लिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए। और हमने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें भी पार्ट करती है, किसमें बेटा, मेम्ब्रेन फ्लो में, किसमें बेटा, मेम्ब्रेन फ्लो में। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।